जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर विद्युत धारा के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे होंगे केवल और केवल 30 मिनट में और एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, जैसा कि नाम है चैप्टर का विद्युत धारा, तो विद्युत धारा चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा होती क्या, हम आते हैं इस पे। तो विद्युत धारा बेसिकली एक ऐसी चीज है जिससे कि हम ये लाइट, जिससे हमारा वीडियो बनना है और आप वीडियो देख रहे हैं, वो बनाते हैं। अब लाइट कैसे बनाते हैं? लाइट का मतलब है करंट। तो करंट कैसे बनती है? तो करंट बनने के लिए हमें चाहिए आवेश, ठीक। तो विद्युत धारा क्या होगी, देखिए। तो विद्युत धारा ये होगी कि जो कोई तार है, जिस तार तार होना चाहिए सुचालक। सुचालक तार का क्या मतलब है? ऐसा तार जिससे करंट निकल सके। तो ये एक सुचालक तार है। अब इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती वही विद्युत धारा होती है। यानी कि इसमें से हर एक सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? आवेश। तो इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा का अगर फॉर्मूला हम यहां से निकालें तो क्या बन जाएगा? Q बराबर I इंटू टी और I बराबर Q अपॉन टी। यानी कि पर सेकंड गुजरने वाला आवेश, एक सेकंड में कितना आवेश निकला, यही होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद जो ये Q दिख रहा है, अब इसका समझते हैं बेसिकली मतलब क्या है। Q मतलब आवेश। तो आवेश क्या होता है? जब हम परस्पर दो सुचालक तारों को जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो होते हैं आवेश। तो आवेशों के आवागमन से बनती है क्या? धारा। अब ये आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। यहां से ये दिखता है कि आवेश होता है क्या? क्वांटाइज, यानी कि उसका क्वांटीकरण का एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि जो आवेश होता है उसे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे n है ये हमेशा होल नंबर होगा और होल नंबर होगा जीरो को छोड़ के। इसको हम ना तो फ्रैक्शन में तोड़ के लिख सकते हैं, ना तो पॉइंट में लिख सकते हैं। आधा दो आधा ढाई नहीं चलेगा। तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब इसके बाद बात आती है एक और चीज कि अगर कोई परिपथ है, तो परिपथ अगर चल रहा है तो उसके लिए धारा चाहिए, आवेश चाहिए और एक और चीज चाहिए। वो क्या होती है? वो होती है विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, विभव का अंतर। तो हाँ, कुछ ऐसा ही होता है विभवांतर। मतलब कि जो चालक का सिरा है, मान लेते एक सिरा A है और एक सिरा B है, तो इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर यानी कि विभव का अंतर होगा, वही क्या होगा? विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब समझ गए। अब विभवांतर का देखिए फॉर्मूला, V बराबर W अपॉन Q। मतलब कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। W अपॉन Q फॉर्मूला से ही परिभाषा बन रही है। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। विभवांतर का यहाँ से फॉर्मूला ये बनता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? W यानी कि कार्य। कार्य की यूनिट होती है जूल और Q यानी कि आवेश। तो आवेश हम ऊपर बढ़ के आए हैं, आवेश की यूनिट याद रखिएगा। सारी यूनिटें ऐसा ही हम आपको बता रहे हैं। आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो आवेश की यूनिट हो गई कूलाम। कूलाम से पहले धारा की यूनिट जान लेते हैं। तो आवेश की हमने निकाल ली कूलाम, यानी कि कूलाम बटे समय, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है क्या? सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड ये धारा की होगी। अब यहां बात आती है विभवांतर की। तो विभवांतर के लिए V बराबर W अपॉन Q, ठीक। V बराबर W अपॉन Q। W क्या है? कार्य की यूनिट जूल, Q की यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम। और दूसरी इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दी गई है। तो दो इसकी यूनिट होती हैं। अब विभवांतर हो गया। अब बात आती है जब इन दो चीजों की मिल जाती है, तब यहाँ पे हमें बात जाननी होती है ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता ही आता है। तो ओम का नियम क्या है? जल्दी से आप सोचिए, बताइए हमें। तो हम कहां पे थे? हम बात कर रहे थे ओम के नियम की। तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट उनको कुछ मिला। जो उनको एक्सपेरिमेंट में मिला उसको हम बता रहे हैं 3 लाइनों में, क्योंकि उन्होंने भी 3 लाइनों में बता दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक, और चालक कैसा है? सुचालक। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं
दाब ताप आदि अपरिवर्तित रहती हैं, यानी कि चेंज नहीं होती हैं। तो जो उसमें धारा बह रही है और जो उसके दोनों विभवांतर यानी कि जो दोनों सिरों का अंतर है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये बताया था। कैसे? देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक परिपथ बना लेते हैं। परिपथ के लिए हमें क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए, उससे धारा निकलेगी, ठीक है, और उसके साथ एक सोर्स जुड़ा होना चाहिए जो कि जले, और तार होगा तो उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो एक परिपथ बनाते हैं। ये यहाँ पे कोई सोर्स लगा है, चलिए यहाँ पे हम बल्ब बना देते हैं। ये बल्ब है, अब ये बल्ब है, बस है, मान लिया, ठीक। मैथ के साइंस में भी थोड़ा मानना चाहिए। धारा आई निकल रही यानी कि बैटरी वो लगी होगी, तो ये बैटरी लगी है और इसका कुछ प्रतिरोध भी होगा, तो ये यहाँ पे कुछ प्रतिरोध लगा है, ठीक। ये है हमारा सिंपल सा परिपथ। ये बैटरी यानी कि यहाँ से वोल्टेज ये आई और ये सोर्स यानी कि जलने वाला चार्ज है। तो ये एक चालक सुचालक तार है, इससे धारा बह रही है और बैटरी भी लगी है। तो यानी कि जब इसमें भौतिक परिवर्तन ना हो, जो चालक तार है, चालक तार की भौतिक परिवर्तन ना हो, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तित रहें। भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या होता है? दाब ताप, दाब और ताप, लंबाई ये भी हो सकती है कि जब ताप और दाब नहीं बदलेगा तो लंबाई भी नहीं बदलेगी, उसका क्षेत्रफल भी अपरिवर्तित रहेगा। ये सारी चीजें ना बदले तो जो चालक के तारों का सिरा यानी कि जो तालक है, जो तार है उसके जो बैटरी है उनके दो सिरे, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है V और उसमें बहने वाली धारा I, दोनों एक दूसरे के होते हैं समानुपाती, ठीक। तो यहां से जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां से हमें मिलता है V बराबर I इंटू R, फिर यहां से हमें R मिलता है बराबर V अपॉन I। अब यहाँ पे हमें R एक नई चीज मिली जिसे हम कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध या परिपथ का प्रतिरोध। अभी तक कोई ऐसा चालक तार हमने नहीं देखा होगा जिसमें प्रतिरोध ना हो। हर एक चालक तार में प्रतिरोध होता ही है। प्रतिरोध बेसिकली क्या है? एक रुकावट। प्रतिरोध को आप रुकावट के टाइप में समझिएगा। तो अब अगर हम प्रतिरोध का यहाँ से मात्रक निकालें तो क्या निकलेगा? V का मात्रक हमने निकाला था वोल्ट ऊपर, और I का मात्रक क्या? करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो पहला मात्रक ये है वोल्ट प्रति एम्पियर, और दूसरा मात्रक साइमन ओम जो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम का नियम दिया था, उन्हीं के सम्मान मान में हमें दे दिया क्या? ओम। तो दो होते हैं ये मात्रक। ओम का साइन कुछ ये बनता है, तो ये इसका मात्रक हो गया। और ओम का नियम होता क्या ये हमने समझ लिया। इतना समझने के बाद हम समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा आवेश काहे का अनुभव करे? विद्युत का अनुभव करे। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या दूसरा चालक तार विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे वह होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बाद हम अगर बात करें तो बात आती है काहे की? विद्युत सामर्थ्य की। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इतना सा आप देख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत सामर्थ्य का मतलब पावर कितनी होगी। अब पावर निकालने के लिए हम जब कार्य करेंगे, कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं, तभी तो पावर मिलेगी। तो बस पावर कुछ ऐसी ही है। तो पावर का मतलब क्या है? शक्ति। तो विद्युत शक्ति हम निकालते हैं। तो विद्युत शक्ति ये है कि हम एक सेकंड में कितने कार्य को कर ले रहे हैं, ये है बेसिकली। तो हम एक सेकंड में कितने कार्य को कर ले रहे हैं, ये होती है विद्युत शक्ति। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? P बराबर W अपॉन T, यानी कि प्रति सेकंड में करने वाले कार्य की दर को। बेसिकली जो इसकी मतलब की डेफिनेशन होती है वो एक लाइन होती है। कार्य करने की समय दर को कहते हैं विद्युत सामर्थ्य, ठीक। अब विद्युत सामर्थ्य का हम मात्रक यहां से निकालते हैं। W का मात्रक क्या? कार्य का मात्रक जूल, T यानी कि समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। और दूसरा मात्रक क्या होता है? वाट और वाट। दो मात्रक इसके होते हैं। अब यहां से W के हमें कुछ फार्मूले निकालने हैं। किसके बेस पे? पावर के बेस पे। तो W के कुछ फार्मूले, पहला फार्मूला आता है VIT। ये अब हम दूसरी लाइन में रख देंगे I की वैल्यू क्या है? ये मिली हमें। I की वैल्यू क्या है? यहाँ से निकलेगी। अगर हम I को ऊपर भेज दें और R को नीचे भेज दें तो I बराबर मिल जाएगा हमें V अपॉन R। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे I की जगह तो हो जाएगा V एक, दूसरा V अपॉन T और अपॉन में R, यानी कि V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। तो दूसरा फार्मूला ये मिल गया। तो बेसिकली ये दो फार्मूले होते हैं। और एक और फार्मूला होता है W बराबर I स्क्वायर इंटू R। ये कहाँ से मिला हमें?
ये हमें मिला कहाँ से, जब हमने V की वैल्यू रखी I इंटू R, ठीक, तो वहां से मिला। तो ये होते हैं 3 फार्मूले। इन 3 फार्मूले को हमें ध्यान रखना है, ये सब न्यूमेरिकल में आएंगे काम, न्यूमेरिकल इससे जरूर आता है, 4-5 नंबर आपको देके जाएगा न्यूमेरिकल, इसलिए इन फार्मूलों को रखिएगा ध्यान में, ये ना सोचिएगा कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, है वो इनकी वैल्यू, फार्मूले कोई मजाक नहीं है, वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें पता क्या समझना है, इसके बाद हमें इसकी कुछ यूनिटें देख लेनी है। जैसे कि यूनिटें क्या कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं देखना है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं वो चीज देखनी है। तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, पहला ये याद रखना है, ठीक। दूसरा 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 क्या जूल पर सेकेंड। ये होती है घरेलू यूनिट निकालने के लिए सामर्थ्य यानी कि शक्ति का मात्रक, शक्ति या सामर्थ्य भी इसे कहते हैं। तो ये कौन सी यूनिट है, घरेलू मात्रक, घरेलू मात्रक यानी कि जो घर में बिजली यूज होती है वहां से जो हम यूनिट निकालते हैं कितनी यूनिट है, इतना अगर होगा तो 1 यूनिट होगी, ये 1 यूनिट के बराबर होती है। इतनी अगर शक्ति खर्च हो रही है यानी कि हमारी जो करंट, हमारा जो बिजली का बिल आएगा उस पर 1 यूनिट चढ़ेगा, ठीक। इतना हो जाने के बाद अब इसमें बात आती है फ्यूज तार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूज तार। फ्यूज तार आप लोग यूज करते होंगे, नाम भी सुना होगा, लेकिन फ्यूज तार होता क्या यह बताते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फ्यूज तार की। तो देखिए फ्यूज तार एक ऐसा तार होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, पहली लाइन क्या, उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अब क्यों कम होना चाहिए, कम इसलिए होना चाहिए जब अचानक वोल्टेज बढ़े, लघु पतन हो तो वो गल के टूट जाए। अब गल के टूट जाएगा, इससे क्या होगा, फ्यूज तार को जोड़ा जाता है मेन वाली लाइन से जिससे करंट जाती है। अब अगर अचानक वोल्टेज बढ़ेगा तो गल के टूट जाएगा, इससे होगा क्या, जो अंदर की बाकी चीजें चल रही हैं, टीवी पंखा जो चल रहा है वो सुरक्षित रह जाएगा, ठीक। इसीलिए जो फ्यूज तार होते हैं उनको मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, कॉपर और टिन की मिश्र धातु से बना दे, ठीक है, कॉपर या जस्ता। तो हमेशा फ्यूज तार को मिश्र धातु से बनाया जाता है क्योंकि जो मिश्र धातु होती है उनका गलनांक कम होता है। तो याद रखिएगा फ्यूज तार का बस इतना ही मतलब है, लेकिन मतलब इतना ही, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट चीज। फ्यूज तार क्या होता है, मिश्र धातु का बना होता है, जिसे हम क्यों लगाते हैं, घर के बाकी उपकरणों को बचाने के लिए, क्योंकि घर के बाकी उपकरण तभी बचेंगे जब कनेक्शन हमारा टूटेगा। तो फ्यूज तार ऐसा ही होता है कि गलनांक कम होता है, थोड़ा भी वोल्टेज हाई हुआ जल के टूट जाएगा, बाकी सारी चीजें बच जाएंगे, आपके लाख बचाने के चक्कर में 10 रुपए का केवल खर्चा आता है, ठीक। इसलिए फ्यूज तार जरूरी है। फ्यूज तार हमेशा मिश्र धातु का ही लगाएं, अगर कॉपर का लगाएंगे तो टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद बात आती है प्रतिरोधों का संयोजन। हमने आर प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, पढ़ेंगे प्रतिरोधों को हम कैसे संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोधों को संयोजित करने के लिए हमने बेसिकली 2 टॉपिक यानी कि 2 मेथड देख लेने हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने दोनों ही देखने और हमने दोनों ही बताने हैं। तो पहला क्या है, संयोजन। अगर हम प्रतिरोधों का पढ़ेंगे तो पहला उसमें क्या आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में बेसिकली ये होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं वो सारे एक लाइन में लगे होते हैं, ठीक। और इसमें अगर हमें नेट प्रतिरोध निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम आर नेट को सीधे जितने भी प्रतिरोध हैं उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन सब में धारा बहने वाली सेम होती है, यानी कि आई होता है फिक्स और सब में क्या होता है सेम, और वहीं V क्या होता है, V फिक्स नहीं होता है, वो हर जगह पे अलग अलग होता है। तो 2 चीजें इसकी बात याद रखनी है कि धारा का मान हर प्रतिरोध के लिए सेम होता है, जितनी धारा R1 में होगी उतनी ही धारा R2 में होगी और उतनी ही धारा R3 में होगी, लेकिन V यानी विभवांतर हर जगह अलग अलग होगा। और इसको निकालने अगर हमें 3 प्रतिरोध दे दिए जाए श्रेणी क्रम में, एक ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा आर नेट। बेसिकली इतना है श्रेणी क्रम का टॉपिक।
और जब दूसरा आता है वो आता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें जो है क्या, ये जो है क्या आर यानी कि प्रतिरोध, वो कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं। ऐसे जब लगे हुए होते हैं तो यहाँ पे जब हमें निकालने के लिए दे दिया जाता है तुल्य प्रतिरोध, तो वो हम कैसे निकालते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, यहाँ से धारा आई बह रही है, जब हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो दो प्रतिरोधों के लिए तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन हम ये दो नहीं, ये तीन नहीं, ये जितने भी हो बाकी प्लस करते करते चले जाएंगे। वैसे ही हमें समांतर क्रम में निकालने के लिए 1/r नेट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करके निकाल लेना है, प्लस प्लस आगे जितने भी हों। लेकिन अगर उस परिपथ में केवल दो दिए गए हैं तो उसके लिए आपको बस एक बेसिकली सॉल्ट फार्मूला याद रहना चाहिए, आर नेट बराबर मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन यानी कि r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक, ये तो हो गया कि हम अगर दो या तीन संयोजन दिए गए हैं समांतर क्रम में तो उसका तुल्य यानी कि नेट कैसे निकालेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इसमें धारा का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें धारा तो फिक्स होती थी, इसमें करंट फिक्स नहीं होती है, इसमें उल्टा है, करंट फिक्स नहीं होती है लेकिन विभवांतर फिक्स होता है। ठीक, फिक्स होता है यानी कि जो विभवांतर R1 के लिए होगा वही विभवांतर इसके लिए होगा, लेकिन करंट दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम इन पे बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सजा के लाएंगे, अभी न्यूमेरिकल लिख के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल को बनाते हैं कुछ। हाँ, तो ये हमारा है संयोजन पर यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन पे एक न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल पे बेसिकली 4 लगे हुए हैं क्या प्रतिरोध, जिसमें से 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं समांतर क्रम में और 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो इसमें हमको पहले निकालना है आर नेट, उसके बाद धारा निकालनी है कितनी होगी, और फिर निकालना है R1 R2 में धारा कितनी होगी और R3 R4 में विभवांतर कितना होगा। तो इसका हम पहला पार्ट देख लेते हैं, आर नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो श्रेणी क्रम वाले दोनों तार श्रेणी क्रम संयोजन में जो लगे हुए हैं प्रतिरोध उनका हम निकाल लेंगे नेट। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ श्रेणी क्रम का क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4 यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6 ओम। फिर ये निकालेंगे हम आर इक्विवेलेंट इसका R1 और R2 का, R1 R2 यानी कि 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो 2 प्रतिरोधों के लिए हमने आपको इससे पहले अभी बताया सिंपल सा फॉर्मूला मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे R1 इंटू R2 अपॉन में एडिशन R1 प्लस R2। R1 कितना है 3, R2 कितना है 3 अपॉन में 3 प्लस 3 यानी कि 9/6। 9/6 को क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे 2/3। तो ये मिल गया हमें 3/2। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम R निकालने के लिए दोनों इक्विवेलेंट को जोड़ देंगे यानी कि 6 प्लस 3/2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दो यहाँ से जब एलसीएम मिलेगा तो हमें मिलेगा 12 3 15/2। 15/2 ओम यानी कि 7.5 ओम हमें मिल गया आर नेट। तो हमें पहला मिल गया आर नेट। अब हमें निकालनी है धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, यानी कि करंट बराबर वोल्टेज अपॉन में आर। ये होता है धारा बराबर, वोल्टेज दिया है 20 और हमें ये मिला है 7.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से 75 दूना 150 पॉइंट लगाएंगे 5 यानी कि 50, फिर पॉइंट लगाएंगे 75। तो यहाँ पे 75 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, 50 बचा था, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया हमने, 500 हो गए। 500 को जो हम 75 से डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, 7 नहीं 6 से जाएगा। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 45, तो 6 से, 0.6 से, यानी कि आएगा 2.6 ओम। नहीं सॉरी, ओम नहीं, करंट का क्या मात्रक होता है, भूल गए, नहीं भूले नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लो में बोल जाते हैं, भूले नहीं है, फ्लो में निकल जाता है। तो करंट कितना है 2.6 एम्पियर। तो हमें करंट भी मिल गई। तो 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, R1 और R2 में करंट निकालनी है। तो R1 और R2 दोनों क्या है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो करंट होती है वो सेम नहीं होती, ये तो आपको पता ही है। तो करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में, I1 और I2 में, फिर यहाँ आखिरी में फिर वही वो I बन जाएगी। तो I1 I2 3 ओम के प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी कि दोनों के प्रतिरोध सेम है। तो 2.6 का हाफ कर देंगे, यानी कि 2.6 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.3 आएगा, यानी कि 1.3 इसमें जाएगी करंट। तो R1 में कितनी करंट हो गई 1.3 ओम और R2 में भी करंट कितनी हो गई 1.3 ओम।
ये हम इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें दोनों का प्रतिरोध सेम है, लेकिन अगर प्रतिरोध कम ज्यादा होता है तो दूसरा मेथड लगता है। ठीक है, अब हमें निकालना है R3 और R4 में वोल्टेज। तो R3 और R4 में R3 और जो R4 है उसमें वोल्टेज अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सेम होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। तो वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर IR कर देंगे। I कितना है हमारे पास 2.6 और R कितना मिला है हमें 2। ये किसका निकालना है? R3 का पहले निकाल लें हम वोल्टेज R3 का। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5.2। तो 5.2 वोल्ट मिल गया हमें इसका, किसका? R3 का। अब हमें निकालना है R4 का वोल्टेज। तो R4 के लिए धारा तो सेम रहेगी। अब R4 का वोल्ट प्रतिरोध कितना है? 4। तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 9। 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये इसका मिल गया हमें क्या? वोल्टेज V, यानी कि V होगा इसका मात्रा। तो हमने दोनों के लिए निकाल लिया वोल्टेज कितना होगा। बेसिकली हमें सिंपल से 3 फार्मूले इसमें पता होने चाहिए। पहले श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला, दूसरा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, तीसरा ओम ला V बराबर IR। इससे ज्यादा इसमें कुछ यूज नहीं होगा और ये फार्मूला, ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की वैल्यू है, चाय नहीं है जिसमें मक्खी गिर जाए उसको फेंक देंगे आप। ये क्या है? घी है। मक्खी निकाल के फेंक के फिर खा लेने, तो ये नंबर देके जाएगा ये 4। ठीक है, चलो ठीक है जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।